हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाइनेंशियल बिल्स के बारे में जानेंगे। देखिए, ये जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं ये तीन तरीके के हो सकते हैं। एक मनी बिल्स जो इसके आर्टिकल 110 के अंदर दिया गया है, दूसरा है फाइनेंशियल बिल 1 जो इसके आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिया गया है, और दूसरा है फाइनेंशियल बिल सेकंड जो इसके आर्टिकल 117 क्लॉज 3 के अंदर दिया गया है। अब इनको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये बिल्स होते क्या हैं और बिल्स का मतलब क्या होता है, और हमें समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं, तभी तो हम ये अलग अलग स्पेशल बिल समझ पाएंगे। पहले हम ऑर्डिनरी बिल्स तो समझ लें। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बिल का क्या मतलब होता है। जिसका मतलब होता है प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन, यानी एक प्रोपोजल है किसी लॉ बनाने के लिए। तो इसलिए इसको कहा गया है अभी बिल, क्योंकि ये अभी तो एक प्रोपोजल है। जब ये पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट की इसको एसेंट मिल जाएगी, तो यही बिल बन जाएगा एक्ट, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। और वही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया होगा तो कैसे किया गया होगा? स्पेसिफिक रिलीफ बिल। जब पास हो जाएगा तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी क्योंकि वो प्रोपोजल है तो इसलिए उसको कहा गया है बिल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मनी बिल और फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये ऑर्डिनरी बिल जो होता है ये क्या होता है और ये कैसे पास होता है। देखिए, ऑर्डिनरी से जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्डिनरी आम। जनरल बिल, जनरल बिल में यानी आम, जो रोड से रिलेटेड कोई मामला, पुलिस से रिलेटेड कोई मामला, क्राइम से रिलेटेड मामला, एनवायरमेंट से रिलेटेड मामला, ये सारी चीजें जो है ऑर्डिनरी बिल में आ जाएंगी। तो अगर जैसे इंडियन पेनल कोड, जैसे BNSS, BNS, BSA, ये सारे लॉज जो हैं ये आ जाएंगे ऑर्डिनरी बिल के अंदर। तो इनको बोला गया ऑर्डिनरी, आम बिल्स हो गए। अब यहां पे अहम यह है कि हमें यह समझना है कि ये ऑर्डिनरी बिल पास कैसे होते हैं। देखिए, अब ये ऑर्डिनरी बिल जो है, जैसा आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के अंदर दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये ऑर्डिनरी बिल जो है इसको इन दोनों हाउसेस में से किसी जगह पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में किया जाए या सिर्फ राज्यसभा में किया जाए, किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि इसको मिनिस्टर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। देखिए, जो हाउसेज होते हैं, जैसे लोकसभा का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आप देखिए यहां पे दो तरीके के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं कि नहीं। एक वो जो मिनिस्टर बन गए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर, और एक जो है सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, नॉर्मल सांसद है। तो इस बिल को, ऑर्डिनरी बिल को, प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है जो नॉर्मल एमपीज हैं, और मिनिस्टर भी कर सकता है। अब मान लीजिए कि ऑर्डिनरी बिल को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, अभी यह बिल है, इसको पास करने के लिए इसमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स जो वहां पे मौजूद हैं और वोट कर देते हैं। अगर मेजॉरिटी मेंबर्स वो इसके लिए वोट कर देते हैं, ये पास हो जाएगा। ठीक है, अब लोकसभा से ये पास हुआ तो इसको भेजा जाएगा अब राज्यसभा में। अब देखिए, ऑर्डिनरी बिल के अंदर क्या होता है, अब राज्यसभा के पास जब भेजा गया तो राज्यसभा यहां पे कई पावर एक्सरसाइज कर सकता है। राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है, राज्यसभा इसको पेंडिंग में डाल दे। कब तक पेंडिंग में डाल सकता है? 6 महीने तक पेंडिंग में डाल सकता है। हो सकता है राज्यसभा इसी बिल के अंदर कोई अमेंडमेंट्स करे। तो मान लीजिए कोई भी सिचुएशन होती है, अगर मान लीजिए कि राज्यसभा ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जैसे यहां पे क्रॉस बना है, या राज्यसभा ने इसको 6 महीने तक डिटेन करके रखा और कोई एक्शन नहीं लिया, पास ही नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? यहां पे क्रिएट हो जाएगा डेडलॉक। अब इस डेडलॉक को सॉल्व कैसे किया जाएगा? ज्वाइंट सिटिंग से। ये ज्वाइंट सिटिंग कैसे होगी? जो प्रेसिडेंट होंगे वो सम्मन भेजेंगे दोनों हाउसेस के मेंबर्स के कि आप सब लोग बैठ जाइए, बैठ के अब आप लोग इकट्ठा बैठ के बैठिए और इसके अंदर वोट करिए। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, उसके बेसिस पे ये बिल जो है फिर से पास हो जाएगा ज्वाइंट सिटिंग में। ये आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। लेकिन कब? जब राज्यसभा इस बिल को फॉर एग्जाम्पल रिजेक्ट कर देता है, या मान लीजिए कि उसको 6 महीने तक डिटेन करे हुआ कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसने पास कर दिया तो सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है यहां पे भी। उसके बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए जाएगा। फिर प्रेसिडेंट ने अगर इसको अपनी एसेंट दे दी तो ये क्या बन जाएगा? एक्ट, यानी अब ये लॉ बन गया। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरीके से ऑर्डिनरी बिल जो है उसको पास किया जाता है और ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। अब आइए वापस चलते हैं ये मनी बिल्स के बारे में, फाइनेंशियल बिल्स 1 और फाइनेंशियल बिल सेकंड के बारे में। तो अब जैसे नाम से समझ में आ रहा है, मनी बिल वो क्या था? ऑर्डिनरी बिल, आम मामलात। मनी बिल इसका मतलब पैसे से रिलेटेड मामला है इसके अंदर। तो मनी बिल्स,
फाइनेंशियल बिल यानी फाइनेंशियल कुछ पैसे से रिलेटेड मामला भी है, कुछ दूसरी चीजें भी हैं। फाइनेंशियल बिल ये भी पैसे से रिलेटेड है, लेकिन ये एक्चुअली में मनी बिल नहीं है। क्या क्या है, आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। मनी बिल का क्या मतलब हुआ? मनी बिल को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अगर जो मैटर्स दिए हैं आर्टिकल 110 में, उस बिल के अंदर अगर वो मैटर्स आ गए, यानी सिर्फ वही मैटर्स हो, उसके अलावा दूसरी डिटेल्स नहीं हो, सिर्फ वही पैसे से रिलेटेड मामला, प्योरली पैसे से रिलेटेड, तो वो बन जाएगा मनी बिल। अब आप दिमाग से सोच रहे होगे कि सर ऐसे क्या लेना देना है मनी बिल को या ऑर्डिनरी बिल को, इससे क्या है? नहीं, जो प्रोसीजर है बिल को पास करने का वो बदल जाएगा मनी बिल में। इसमें लोकसभा के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा। जैसे उसमें क्या था कि राज्यसभा के पास भेजा गया, राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, 6 महीने तक डिटेन कर सकता है, डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन यहां पे डेडलॉक नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि लोकसभा के पास बहुत पावर है इसको पास करने का। समझ में आया? इसलिए ये जानना वो क्या क्या मामले, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे टैक्स लगाना, गवर्नमेंट ने सिर्फ किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाया है, अगर सिर्फ टैक्स से रिलेटेड मामला है और कोई बात नहीं दी गई है कि कौन सी बॉडी होगी, कैसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, उससे रिलेटेड कौन सी अथॉरिटी बनाई गई है, और कोई डिटेल्स नहीं, सिर्फ टैक्स से रिलेटेड कि वो कितना टैक्स लगा रही है किस चीज के ऊपर, टैक्स से रिलेटेड अगर मामला है, उसको लगाना, हटाना, रिड्यूस करना, चेंज करना, तो उस बिल को ट्रीट किया जाएगा मनी बिल। उसके अलावा अगर उसके अंदर बोरोइंग और गारंटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अगर जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ बिल दैट अलाउज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बोरो 1 लाख करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कोई बिल है जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अलाउ किया जा रहा है कि वो 1 लाख करोड़ का लोन ले सकती है, तो उसको भी ट्रीट किया जाएगा एज अ मनी बिल। तीसरा, फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट लाइक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल है जिसके अंदर कोई ऐसे प्रोविजंस रखे गए हैं जो मेंटेनेंस से रिलेटेड है, मैनेज से रिलेटेड है, विड्रॉ से रिलेटेड है, किस चीज के? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? यानी जो भारत सरकार है उसका बैंक अकाउंट कह सकते हैं हम लोग, जो भारत सरकार का बैंक अकाउंट है उसी को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी पैसा आ रहा है भारत सरकार के पास वो सब इसी के अंदर डाल दिया जाता है। तो इसके मैनेजमेंट, इससे विड्रॉ करना, इसको रखना, मेंटेन करना, इससे रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो भी हो जाएगा मनी बिल। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग यहां पे आता लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालना। अब आप कहोगे कि सर यहां पे भी तो लिखा हुआ है कि विड्रॉ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसमें फर्क क्या हुआ? देखिए, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जाता है बजट पास होने के तुरंत बाद, जो पैसा अप्रूव हुआ है, तो वो पैसा जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है किसके जरिए? एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, एप्रोप्रिएशन बिल के जरिए। और एक होता है कि आपको कभी भी बीच में जरूरत पड़ सकती है पैसे की, आप जो इसके अंदर बोला गया है विड्रॉल मनी जो होगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगी, तो उसको भी क्या ट्रीट किया जाएगा? मनी बिल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कुछ ऐसे पैसे होते हैं जो हर हाल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए ही जाते हैं, उसमें पार्लियामेंट को वोट करने की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी, ठीक है, तो ये सब क्या है? ये चार्ज किए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो मान लीजिए कि ऐसा कोई बिल लाया गया है जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा डिटेल है कि अब इस मामले में भी पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाएगा, वो भी मनी बिल बन जाएगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट पैसा रिसीव कर रही है या उसका जो ऑडिट हो गया यूनियन और स्टेट के अकाउंट का, यानी जो पैसा उसके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है जो वो रिसीव कर रही है उसका ऑडिट करना, इससे रिलेटेड अगर बिल के अंदर कोई प्रोविजंस है तो वो भी मनी बिल होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब देखिए, अब आप सोच रहे होगे कि सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, बहुत सारे बिल में क्लैरिटी नहीं आ रही हो कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो इसमें फाइनल डिसीजन किसका होगा? जो स्पीकर होगा लोकसभा का, सिर्फ उसका होगा। ठीक है, अब इतना आपने समझ लिया। अब आइए वापस हम लोग समझते हैं कि मनी बिल का क्या प्रोसीजर है, उसको किस तरीके से पास किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल का हम लोगों ने प्रोसीजर समझ लिया था, तो देखिए मनी बिल का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहली चीज, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। यही हम लोगों ने ऑर्डिनरी बिल के अंदर पढ़ा था। देखिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस में ब्लैक ब्लैक डॉट्स बने हुए हैं कि इसको राज्यसभा में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है। तो ऑर्डिनरी बिल को दोनों में से किसी भी हाउसेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये जाना था। दूसरी चीज हम लोगों ने जानी थी कि ऑर्डिनरी बिल को मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों में से कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। अब देखिए
इसके अंदर क्या है, मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और मनी बिल को प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, मनी बिल को सिर्फ लोकसभा में जो मिनिस्टर होता है वही इंट्रोड्यूस करता है। तो अब मनी बिल को लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद लोकसभा ने इसको पास कर दिया। पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब कि जो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स होंगे प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। उसके बाद इसको भेजा गया राज्यसभा में। अब देखिए, क्योंकि ये मनी बिल है तो इसके अंदर जो लोकसभा है ज्यादा पावर एक्सरसाइज करता है, तो जब राज्यसभा के पास भेजा गया, अब राज्यसभा इसके अंदर रिकमेंडेशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी बिल में राज्यसभा रिजेक्ट कर रहा था तो क्या क्रिएट हो रहा था, डेडलॉक क्रिएट हो रहा था, तो ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ रही थी। राज्यसभा जब ऑर्डिनरी बिल के अंदर रिजेक्ट कर रहा था बिल को, तो वहां पे क्या हो रहा था, डेडलॉक क्रिएट हो रहा था। तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग जो है बुलानी पड़ रही थी। प्रेसिडेंट जो है सम्मन भेज रहे थे, आर्टिकल 108 में पढ़ा हम लोगों ने। यहां पे राज्यसभा के पास पावर नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर पाए। राज्यसभा बहुत ज्यादा अगर कुछ कर सकता है तो उस बिल को 14 दिन तक डिटेन कर सकता है। अगर इन्होंने 14 दिन के अंदर कुछ नहीं किया, वो बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो माना जाएगा कि वो बिल इससे भी पास हो गया, इससे भी पास हो गया। तो ये चाहे रिजेक्ट करें, चाहे रिकमेंडेशन दें, ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, नहीं भी एक्सेप्ट कर सकता है। या अगर ये डिटेन करते हैं, ऑर्डिनरी बिल कितने दिन तक डिटेन कर रहा था राज्यसभा, 6 महीना, ये कितने दिन, 14 दिन, कुछ नहीं किया, माना जाएगा कि बिल दोनों हाउसेस से पास हो गया। फिर उसके बाद इसको भेजा जाएगा प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। अब देखिए, अब क्योंकि इनके पास पावर ही नहीं रिजेक्ट करने का, जब इनके पास पावर ही नहीं रिजेक्ट करने का, तो इसका मतलब है कि यहां पे डेडलॉक क्रिएट ही नहीं होगा। तो जब डेडलॉक क्रिएट नहीं होगा तो उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग भी बुलाना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मनी बिल में जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता है। वो कहां अप्लाई होता है, ऑर्डिनरी बिल के अंदर। इसी के अंदर आर्टिकल 110 में बता दिया गया है कि क्या क्या बिल जो है मनी बिल नहीं होंगे। अगर उसके अंदर खाली फाइन और पेनल्टीज लगाई गई है, कोई ट्रैफिक की बता दी गई फाइन और पेनल्टीज, तो वो मनी बिल नहीं बन जाएगा। कोई फीस बता दी गई है किसी लाइसेंस या सर्विस के लिए, पासपोर्ट के लिए कितनी आपको सर्विस फीस देनी पड़ेगी, ये कोई मनी बिल नहीं बन जाएगा। कोई लोकल अथॉरिटीज के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा है, ये कोई मनी बिल नहीं बन जाएगा। याद रखिएगा, जो फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा, स्पीकर का होगा कि ये मनी बिल है या नहीं। अब आप सोचोगे कि सर कभी कभार ऐसा होता है कि पार्टी जो है बड़ी बहुमत में जीत जाती है, स्पीकर अगर होता है, मान लीजिए उससे डिक्लेयर करवा लिया कि ये मनी बिल है, तो राज्यसभा का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल मुमकिन है। आपको पता होगा, आधार, जो आधार कार्ड है, जो आधार का बिल लाया गया था, उसको डिक्लेयर करवा लिया कि ये मनी बिल है। आधार जो है उसको पास किया गया एज अ मनी बिल। इसको लेके इसी वजह से काफी कंट्रोवर्सी हुई थी कि उसको मनी बिल बना लिया। तो जब आप मनी बिल बना लोगे तो राज्यसभा का रोल ही खत्म हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर अब आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1, जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में दिया गया। फाइनेंशियल बिल टाइप 1, देखिए अब ये फाइनेंशियल बिल टाइप 1 क्या है। जैसा भी हम लोगों ने जाना कि मनी बिल वो बिल होता है जिसके अंदर आर्टिकल 110 के जो मैटर्स दिए गए अगर सिर्फ वही हैं तो वो मनी बिल होगा। अब इस फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के अंदर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसके अंदर मनी बिल के तो मैटर्स हैं, उसके अलावा दूसरे मैटर्स भी हैं। यानी टैक्स की बात तो कही गई है, टैक्स के अलावा यह भी कहा गया है कि हम लोग एक बॉडी बनाएंगे, वो बॉडी जो है काम करेगी, टैक्स का जो पैसा आएगा उसका क्या क्या काम करेगी, उसके कौन कौन से मेंबर्स होंगे। तो यानी मनी बिल का मामला भी है, उसके अंदर मैटर्स है, उसके अलावा नॉन मनी बिल मैटर्स भी दिए गए हैं उसके अंदर। तो उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, फाइनेंशियल बिल टाइप 1। अब इसको अलग क्यों पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसका प्रोसीजर भी बदल जाएगा। सिर्फ दो चीजें इसके अंदर मनी बिल की रहेंगी। पहली कि ये भी प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस होगा, और दूसरी चीज सिर्फ ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद बाकी का जितना प्रोसीजर है वो कौन सा अप्लाई होगा, वही ऑर्डिनरी बिल वाला। तो यानी इसका मतलब है कि इसमें भी राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है और फिर उसके अंदर डेडलॉक क्रिएट हो सकता है। समझ में आया सब लोगों को। ये हो गया फाइनेंशियल बिल टाइप 1। दूसरा आता है फाइनेंशियल बिल टाइप 2, आर्टिकल 117 क्लॉज 3। ये क्या होता है, अब इसके अंदर कोई मनी बिल के मैटर्स तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि सरकार ने कोई बिल लेके आई है जिसके अंदर कुछ फंडिंग की बात करी गई है कि हम लोग कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई जाएगी, जिसके अंदर में से 500 करोड़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगा। बस इतनी बात लिखी है।
कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर निकालने की बात कही होती तो फिर वो मनी बिल बन जाता, क्योंकि आप पैसा निकालने की परमिशन ले रहे हो। नहीं, उसमें खाली ये बोला गया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 500 करोड़ जो है वो फंडिंग करी जाएगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। तो वो क्या बन जाएगा, फाइनेंशियल बिल टाइप सेकंड। इसका जो प्रोसीजर होगा पास करने का वो क्या होगा, वही ऑर्डिनरी बिल वाला। सबके अंदर जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है वो कौन सी, सिंपल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। बस इसके अंदर एक स्पेशल बात है, वो ये है कि जैसे कि बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है, फाइनेंशियल बिल 1 में भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। बस इसके अंदर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत तब पड़ेगी बिल को पास करने से पहले। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 को कैसे पास करा जाता है।